बाबर के नाम से अगर मस्जिद बनती है तो हुमायूं कबीर भी वहां दफन होगा और ममता बनर्जी भी वहां दफन होगी। बाबरी मस्जिद बन रही है, यानी बाबर की विचारधारा के मदरसे बनेंगे, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार, इससे तो देश का विनाश होगा। ममता बनर्जी को फिर कहता हूं तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें, नहीं तो भस्मासुर साबित होगी और आप ही को खत्म कर देगी। SIR का विरोध वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसने अपना वोट बैंक, ममता बनर्जी ने रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बनाकर रखा है। कार से जा रही है, एक व्यक्ति ने कह दिया जय श्री राम, कार रोकी, उसके पास आई, कह तेरी चमड़ी खींच लूंगी। दुर्गा माता का पंडाल तोड़ा जाता है, तब वो कुछ नहीं बोलती है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति यदि करती है तो ये वो भस्मासुर है जो उसे ही जलाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है, लेकिन उससे पहले सियासी बिगुल की रणभेरी ऐसी कुछ बजी है कि ममता बनर्जी लगातार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी काटी। सुप्रीम कोर्ट भी ममता बनर्जी को कई बातों पर जो है डांट फटकार भी दी है कि शायद ममता बनर्जी लगातार अपनी कई सीमाएं जो है वो लांघ भी रही है। आपने भी देखा किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी लगातार SIR को लेकर के चुनाव आयोग को अपने घेरे में ले रही है और ये कह रही है कि इस देश में लोकतांत्रिक संस्था जो है वो भाजपा के कब्जे में है। सवाल सीधा सा है, इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जो है इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और लगातार SIR के खिलाफ जो है अपनी दलील पेश करती है। चुनाव से ठीक पहले बार बार ममता बनर्जी का ये रुख, फैज साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा जो घटनाक्रम है उसको भी आप देखते रहते हैं। बार बार ममता बनर्जी हर एक मुद्दे पर, हर एक बात पर इस सुप्रीम कोर्ट का रुख कर देती है, सड़कों पर आ जाती हैं। चुनाव से पहले ममता बनर्जी की ये बेचैनी है या वाकई में लग रहा है कि उनके पास कोई ऐसा एटम बम उनके हाथ लग गया, कोई पेनड्राइव हाथ लग गई है? देखिए, ममता बनर्जी को मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति और भारतीय नागरिकों के बीच में अपनी पैठ बनाए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 326 ये कहता है कि भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। अब SIR किसके लिए हो रहा है कि हमारे देश में कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया है। अब SIR होगा, कौन देश का नागरिक है, कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन पाकिस्तानी है, कौन अफगानिस्तानी और अवैध रूप से यहाँ पर रह रहा है, उसकी पहचान हो जाएगी। पहचान हो जाएगी तो उसे भगाया जाएगा। तो SIR का विरोध वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसने अपना वोट बैंक, ममता बनर्जी ने रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बनाकर रखा है। यदि वो भारत और भारतीय लोगों के बीच में काम करती तो उसको अपना वोट बैंक बाहर नहीं तलाशना पड़ता। तो फिर से मैं कह रहा हूं, वो भारत और भारतीयता के अंदर अपना वोट बैंक बनाए, यहाँ की संस्कृति का सम्मान नहीं करेगी। कार से जा रही है, एक व्यक्ति ने कह दिया जय श्री राम, कार रोकी, उसके पास आई, कह तेरी चमड़ी खींच लूंगी। दुर्गा माता का पंडाल तोड़ा जाता है, तब वो कुछ नहीं बोलती है। मुसलमानों के तुष्टीकरण की सीमा यह है कि मुसलमानों के मंच से जाकर यह कहती है अल्लाह अकबर, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो मुझे वोट देना। ये क्या तरीका है भाई आपका? और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति यदि करती है तो ये वो भस्मासुर है जो उसे ही जलाएगा। कैसे? अधीर रंजन चौधरी लगातार सांसद रहे, वहां पर मुर्शिदाबाद में एक व्यक्ति आ गया, कौन? यूसुफ पठान। हाँ, देखो क्या हुआ। अब यहाँ पर बंगाली और गुजराती का भेद खत्म हो गया। कैसे? ऐसे तो मोदी जी को, अमित शाह जी के बारे में ये लोग अपशब्द और उल जलूल बात करते रहते, दो गुजराती, दो गुजराती, दो गुजराती, बाहरी लोग हैं ये, बाहरी लोग हैं ये। लेकिन मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? यूसुफ पठान को बंगाली का एक शब्द नहीं आता है, गुजराती उसको आती है। लेकिन भाई अधीर रंजन चौधरी इफ्तार पार्टी देने वाले, तुझे वहां के लोगों ने निकाल कर भगा दिया क्योंकि यूसुफ पठान मुसलमान था। और वहां की बहुसंख्यक वोटर जनसंख्या मुसलमान थी। और सुनो, जितेंद्र आह्वान नाम का एक बहुत सेक्युलर बनने वाला तथाकथित नेता था, खूब इफ्तार पार्टी दिया करता था, गाजा फिलिस्तीन की टी-शर्ट पहनकर घूमा करता था, हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया करता था। क्यों? मुस्लिम कट्टरपंथी मौलानाओं को तुष्टीकरण करने के लिए 23 साल पुराना दोस्त यूनुस शेख, उसकी बेटी सहर शेख, 22-23 साल की लड़की चुनाव जीत जाती है।
वो अपने 23 साल पुराने हिंदू दोस्त को क्या कहता है, तुझे कुत्ता बनाकर मारूंगा। और पीछे वो लड़की जो कभी चाचा ताऊ कहती थी जितेंद्र आव्हाड को, वो ताली बजाती है। ये मानसिकता, मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं जानता हूं मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया तो इसके घातक परिणाम होंगे। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर चला गया, अक्साई चीन चला गया, मुर्शिदाबाद से हिंदू खाली हो गए, केरल की हालत खराब है, असम की हालत खराब है, यूपी में रोहिंग्या घुस आए हैं। भाई ये बताओ, अब ध्यान से सुनना सारे लोग, सऊदी मुस्लिम देश, बहरीन मुस्लिम देश, यूएई मुस्लिम देश, दुबई मुस्लिम देश, कुवैत मुस्लिम देश, कतर मुस्लिम देश, गाजा फिलिस्तीन रोहिंग्या वालों को ये शरण क्यों नहीं देता है? उसका रीजन ये है, देखो एक रीजन तो ये चलता है कि भाई ये लोग जिस देश में मुस्लिम कम है वहां जाके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, ये छोटा रीजन है। बड़ा रीजन समझ लो, आपके चाचा मामा ताऊ काका कजिन दोस्त यार में आपको सब पता है कि कौन आके मेरे घर का कार्यक्रम बिगाड़ेगा और कौन सुधारेगा। आपको पता है ना अपने रिश्तेदारों दोस्तों के बारे में। उसी तरीके से मुसलमान को भी पता है कि मेरा ये रिश्तेदार है, ये रोहिंग्या गाजा फिलिस्तीनी को अपने देश में घुसने दूंगा तो ये मेरा देश बिगाड़ देगा। लेकिन भारत का हिंदू ये बात आज तक नहीं समझ पाया। वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को घुसा रहा है, चोर उचक्कापना गो हत्या बलात्कार सारे कुकर में आकर रहे। एक एक रोहिंग्या बांग्लादेशी को SIR करो, पैक एंड बैक करो। आपको लग रहा है कि देखिए चुनाव अब बहुत नजदीक है पश्चिम बंगाल के, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी अब लगातार जो है उनके ही नेता जो हैं हुमायूं कबीर वो उनके गले की हड्डी बन गए हैं क्या? वो तो ये बयान दे रहे हैं कि यूसुफ पठान को जब वो जीत गए तो उसमें मेरी भूमिका है, और ममता दीदी ने मुझे ये कहा था कि आप जो है वहाँ पर हिंदू मुसलमान कीजिए मुर्शिदाबाद में, उसका फायदा होगा। तो ये आज वापस ऐसी बयानबाजी करें तो थोड़ा दिक्कत होगा ममता बनर्जी को? नहीं, ममता बनर्जी को तो देखो, ममता बनर्जी की लड़ाई जो है ना अब भाजपा से है ही नहीं है, भाजपा से नहीं है। ममता बनर्जी की लड़ाई है MIM से, ममता बनर्जी की लड़ाई है हुमायूं कबीर से, और अभी औरंगाबाद में एक इस्लाम पार्टी और आ गई है, वो लोग भी वहां अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ममता बनर्जी तुमने कितना भी अल्लाह की कसम खिलवा लिया, ममता बनर्जी उनकी नजर में काफिर है। यदि MIM आ गई तो ममता बनर्जी को वोट नहीं मिलेगा, इस्लाम पार्टी आ गई तो ममता बनर्जी को वोट नहीं मिलेगा। इसका उदाहरण यूसुफ पठान और अधीर रंजन चौधरी का केस है। आपको लग रहा है कि बाबरी मस्जिद अगर बन जाती है, क्योंकि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि लगातार जो है हुमायूं कबीर ये भी कहते हैं कि भाई हमारा अधिकार है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएं, चाहे किसी के नाम से बनाएं। अगर वो बन जाती है, क्योंकि काम शुरू हो चुका है, उसका फायदा तो शायद ममता बनर्जी को भी हो जाए। ना ना ना, देखिए मैं एक मुसलमान होने के नाते सबसे पहले बाबर नाम के आक्रांता का विरोध करता हूँ। वो लुटेरा है, हत्यारा है, दुष्कर्मी है, मंदिर ध्वंसक है, इस देश को नुकसान पहुंचाने वाला लुटेरा है। उसके नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। मस्जिद अल्लाह के नाम पर बने, रसूल अल्लाह के नाम पर बने, वली अल्लाह के नाम पर बने, अशफाकुल्लाह खान के नाम पर बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर बने, और मैं तो कहता हूँ भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के नाम पर बन जाए, राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर बन जाए, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी बंगाल के क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़े उनके नाम से मस्जिद बन जाए, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बाबर के नाम से अगर मस्जिद बनती है तो हुमायूं कबीर भी वहां दफन होगा और ममता बनर्जी भी वहां दफन होगी। भाई साहब, आपने ये भी देखा है कि बंगाल का बजट पेश होता है, ममता बनर्जी उस पिटारे में से 5713 करोड़ रुपए मदरसे के लिए खर्च कर देती है। शिक्षा के लिए बहुत कम बजट है, वहाँ का अस्पताल हो गया, वहाँ की शिक्षा हो गई, सबकी स्थिति चरमराई हुई है, लेकिन उनके लिए कोई खास बजट नहीं है। तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा है। मदरसे को आप दो, लेकिन वैसा मदरसा होना चाहिए कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। बाबरी मस्जिद बन रही है, यानी बाबर की विचारधारा के मदरसे बनेंगे, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार, इससे तो देश का विनाश होगा। ममता बनर्जी को फिर कहता हूँ तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें, नहीं तो भस्मासुर साबित होगी और आप ही को खत्म कर देगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर जब रुख ममता जी करती हैं तो ये कहती है कि SIR जो है इसका काम ही है कि भाई आप भाजपा के जो लोग हैं उनका नाम रखो। वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि अगर कोई महिला है, उसकी शादी हो गई है, सरनेम चेंज हो गया है, तो चुनाव आयोग उसका नाम काट दे रहा है, और अगर लग रहा है कि भाई ये मुसलमान नहीं है, भाजपा का यहाँ पे जो है फायदा होगा, तो उसके हिसाब से एक्शन ले रहा है। ये साफ आरोप है। चुनाव आयोग को और ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ जो है एक तरीके से पूरा मोर्चा खोल बैठी है। इतने बड़े अधिकारी पर इतना बड़ा आरोप एक मुख्यमंत्री लगा रही है, तो कहीं मामला फंसा हुआ तो है। मामला फंसा नहीं, आप भारतीय हो ना, पक्के भारतीय हो ना, आप भी भारतीयों की नस नस को जानते हो ना, मैं भी जानता हूँ ना। पड़ोसी
खेत को थोड़ा 1 इंच भी बढ़ा ले हमारी तरफ, कोई दीवार 1 फुट भी बढ़ा ले, बर्दाश्त करते हैं क्या? अपनी जमीन का 1 इंच भी देने तैयार नहीं होते हैं। कोई यार हमारा चुनाव लिस्ट से, वोटर लिस्ट से नाम काट देगा, भारतीय जो है, जो जन्म से यहाँ रह रहा है, वो बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। एक भी भारतीय का नाम नहीं कट रहा है, ना काटा जा सकता। भाई इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या होता है कि बहुत गहराई से जांच पड़ताल होगी, जो पक्का भारतीय है उसी को रखा जाएगा। लेकिन वो ये भी कह रही है कि कहीं ऐसी बोलचाल में कहीं ऐसे नाम होते हैं जिनमें दत्ता हो गया है, दत्त हो गया है, वहां पर अगर मिस्टेक आ गई है तो वहां पर भी चुनाव आयोग जो है उनका नाम काट दे रहा है। तो कह रहे यहाँ मुझे आपत्ति है। अजीब, ये तो बचपने वाला सवाल हो गया। मुझे आप ये बताओ, आपके घर में भी कई बार चुनाव की पर्चियां आती है, कई बार हुआ है ना कि नाम गलत निकला है, पापा का नाम गलत निकल गया, मम्मी का हो गया, फोटो गलत निकल गई, ये हो गई वो हो गई, होता है ना, जाके सुधरवा लेते हो, इतना ही है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये पहले आम चुनाव से हो रहा है, पहले आम चुनाव से हो रहा है, पहली मतदाता सूची से हो रहा है। इवन आधार कार्ड बना, कितने सारे आधार कार्ड में फोटो गलत, पत्नी का नाम गलत, पति का नाम गलत, पिता के एड्रेस में दिक्कत, फिर सुधरवाते हैं, जाके सुधर जाता है। तो ये वही है। लेकिन ममता बनर्जी को इसको मुद्दा बनाना है ताकि उसके रोहिंग्या वोटर कहीं देश से बाहर ना चले जाएं। ये बिल्कुल एक साधारण प्रक्रिया है, हर साल कई नाम जुड़ते हैं, हर साल कई नाम काटे जाते हैं। अब ममता बनर्जी को दिक्कत ये है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी भगाना दिए जाएं, और दूसरी तरफ एक प्रकार की और वोटिंग होती है। एक प्रकार की और कलकत्ता में एक हमारे भाई गया पोलिंग बूथ पे जी, और पूछता है हमारी नानी जी वोट देने आई थी क्या, ये नाम है इनका जी। तो पोलिंग एजेंट देखता है, हाँ वो तो वोट देकर चली गई हैं। भाई काश मैं थोड़ी देर पहले आ जाता, 10 साल पहले मर गई हैं, वोट देने हमेशा आती हैं पर घर नहीं आती है, एक बार मैं मिल लेता। तो दिक्कत ये है, जो मर गए ना उनके भी वोट ममता बनर्जी डलवा लेती है। लेकिन जब SI होगा ना, ऐसे लोगों के नाम भी काटे जाएंगे, और जो नए 18 साल से अधिक हुए हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो पक्का भगाए जाएंगे। ये संक्रमण काल है, देश के शुद्धिकरण का काल है, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े दीमक निकलेंगे, थोड़ी सी बदबू हम लोगों को भी आएगी, लेकिन हम झेल इसलिए लेंगे, परेशानी होगी यानी थोड़ा झेल इसलिए लेंगे, पता है घर की साफ सफाई रंग रोगन पेंटिंग होके भारत 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। इसलिए मेरा लास्ट सवाल है आपसे, बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है, चुनाव जीत गया है, ममता बनर्जी सबसे पहले जो है एक्स पर पोस्ट कर डालती हैं और भाई कहकर वहाँ की नई सरकार के जो मंत्री उन्हें संबोधित करती हैं कि बहुत बहुत आपका स्वागत है, और भाई कहकर संबोधित कर रही है, और आगामी जो मुसलमान त्यौहार होते हैं उनकी बधाई भी देती है। लग रहा है आपको कि वो कहते हैं कि टर्म समय सुधारने हैं, बांग्लादेश के और भारत के रिश्ते जो है ममता जी कह रही है कि हमें सुधारने हैं, क्या लग रहा है उनका, कितना आपको रेस्पॉन्स उनका लग रहा है? नहीं, देखो पहले तो मैं बांग्लादेश को बोलता हूँ, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसे बंद किया जाए, और जो ढाका से एक हिंदू जो सांसद जीत कर आए हैं, हिंदुओं की संख्या उनकी रेशो के आधार पर उनको संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तभी रिश्ते सुधर सकते हैं। ममता बनर्जी पर्सनल लेवल पर वहाँ सुधारेगी तो उससे काम नहीं चलेगा। वो कोई एक राज्य नहीं है, वो एक देश है, और भारत सरकार की पॉलिसी के अनुकूल यदि वो चलेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई हम अपना एयरपोर्ट भी नहीं खोलेंगे, अपने बंदरगाह भी नहीं खोलेंगे। अब जो नई सरकार बनी है वो मोहम्मद यूनुस की तरह यदि गलती करती है तो फिर बांग्लादेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदुओं के प्रति नरम रुख रखे, और भारत जो एहसान किया बांग्लादेश पर उस एहसान को माने, क्योंकि महामारी फैली थी, हमने एम्बुलेंस दिया था, हमने दवाइयाँ दी थी, हमने उसका देश बनाया। आपको पता है, हरामी बच्चे, सुनने में तो आपको बुरा लगेगा, चिल्ड्रन ऑफ वार, हरामी बच्चे एक फिल्म बनी है। पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बांग्लादेशी महिलाओं के साथ इतना दुष्कर्म किया, उससे इतने बच्चे हुए, तो उन बच्चों पर एक फिल्म बनी, चिल्ड्रन ऑफ वार। हिंदी में उसको हरामी बच्चे करके भी सर्च करके देखना, मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है। ये सब वही 1971 के जन्मे हरामी बच्चे हैं जिन्होंने दीपू दास को जिंदा जलाया था। जब तक इन हरामियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, भारत बांग्लादेश के संबंध नहीं सुधर सकते। ममता बनर्जी स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखलंदाजी ना करें। धन्यवाद। तो देखिए, फैज साहब को आपने सुना है, और चुनाव को लेकर के, बंगाल के चुनाव को लेकर के भी, बजट को लेकर के भी उनकी जो राय थी, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।